रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल एजुकेशन के लेसन नंबर 1 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में राना रसान अली। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। असल में ये सब्जेक्ट जो है ये राइटिंग पर्पसेस के लिए है। बिजनेस में जब आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप काम करते हैं, तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, मेमोज़ की सूरत में, लेटर्स की सूरत में, ईमेल्स की सूरत में। तो ये सब्जेक्ट जो है ये आपको काफ़ी बिजनेस नॉलेज देगा और आपकी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाएगा। स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स का मकसद है कि स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना सिखाए, अच्छी तरह से वो कम्युनिकेट कर सके, चाहे वो लिख कर सके या बोल कर करें। कम्युनिकेशन दो तरह की हो सकती है। पहली होती है रिटन कम्युनिकेशन, जो आपकी प्लानिंग को, आपके स्ट्रक्चर को, इन तमाम इश्यूज़ को कवर करती है। इसमें आपके लेटर्स आते हैं, मेमोज़ आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, रिपोर्ट्स आती है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, एप्लीकेशंस होती है इसमें। जबकि जो ऑरल कम्युनिकेशन है इसमें भी आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कवर होती है, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं उस वक्त या ग्रुप के दौरान आपने कैसे बात करनी है, मुख्तलिफ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे ऊपर दर्जे पर होते हैं, उनसे कैसे बात करनी है। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके अंडर काम कर रहे होते हैं, उनसे कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल एजुकेशन, इस सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है? इसकी इम्पॉर्टेंस हम वक्तन वक्तन पढ़ते रहेंगे। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी है कि हमें लोगों से बात करनी आ जाती है, डिफरेंट जो रोल्स काम कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक स्पेशलिस्ट हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे आइडियाज़ जनरेट करेंगे जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो आपके एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है? और एज अ कस्टमर, एज अ को वर्कर, आपके डिफरेंट तरह के आइडियाज़ होंगे। मिसाल के तौर पर नायला जो है वो एक न्यूली हायर्ड डेंटिशियन है और उसको अपने हॉस्पिटल के बड़े ज़्यादा लोगों से बात करनी पड़ती है, ठीक है? तो अब ज़ाहिर है जब वो अच्छी तरह से लिख सकेगी तब उसको कामयाबी मिलेगी। और एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारी राइटिंग स्किल्स है, इन पर हमें अपने पूरे दिन का 20% काम सर अंजाम देना पड़ता है बिजनेस करते हुए, यानी एज अ कॉलेज ग्रेजुएट करते हुए भी हमें 20% चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जब मेरे लेक्चर सुनते हैं तो साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें। अच्छा, एक तो इस जॉब में इसका बड़ा फ़ायदा होता है। इसके अलावा इसके कुछ पर्सनल फ़ायदे भी होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि हमें तारीफ़ मिलती है लोगों की तरफ से, हम लोग तरक्की करते हैं, प्रमोशंस मिलती है जिनको ज़्यादा अच्छा लिखना आता होता है, ठीक है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो कम्युनिकेशन है, हम बात लोगों अपने बड़ी मैनेजमेंट से, हायर मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते जाकर, तो फिर हम उन्हें मेमोज़ के ज़रिए, रिपोर्ट्स के ज़रिए, कॉलेजेस में भी हम देखें प्रिंसिपल तक हमारी एक्सेस नहीं होती, तो हम उनको लेटर्स के ज़रिए, एप्लीकेशंस के ज़रिए बात अपनी पहुँचा सकते हैं। इसलिए राइटिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की, जिसने कम्युनिकेट करना होता है डिफरेंट तरह के मैसेजेस से। अपने ऊपर वाले लोगों के साथ भी उसने बात करनी होती है और अपने अंडर जो काम कर रहे हैं उनसे भी बात करनी होती है। तो मैनेजर के लिए राइटिंग स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप चाहे जिस मर्जी फील्ड में भी आगे जाए। अब यहाँ पर कुछ स्टडीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 94% जो ग्रेजुएट्स हैं 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो ये कहते हैं कि राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी एबिलिटी को बढ़ाती है। और 58% ये कहते हैं कि इसकी बड़ी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है हमारी तरक्की में। 89% का ये मानना है कि राइटिंग एबिलिटी जो है वो हमारी एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें तरक्की देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह राइटिंग अगर हम अच्छी करेंगे तो एक तो हमारी तरक्की होगी, प्रमोशंस मिलेगी और बेहतर तरीके से हम काम कर सकेंगे। इसके अलावा हमारी पर्सनल सेटिस्फिकेशन भी होगी, ठीक है? यानी हम खुद अपने ऊपर राज़ी हो जाएंगे। अब राइटिंग, यहाँ पर राइटिंग करना और पहले जो आप राइटिंग करते थे उसमें फ़र्क क्या है, ज़रा उस फ़र्क को समझ लें। उसमें फ़र्क है कि आप जब राइटिंग करते थे काम पे करेंगे, काम में जाकर, और जब आप स्कूल में करते थे तो पहला फ़र्क ये होगा कि आपको नई राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, नए तरीके से लिखना पड़ेगा, आपका पर्पस चेंज हो जाएगा। स्कूल में जब आप लिखते थे तो आपका पर्पस था एजुकेशनल पर्पस। मिसाल के तौर पर आपको एक ऐसे दिया गया जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप बड़ी ज़्यादा लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एज एन एम्प्लॉय, तो आपने बात करनी है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस पर, आपने बात करनी है मेन पॉइंट पर, एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर आपने करनी नहीं है। काम पर आपने कम्युनिकेशन करनी है जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन वही लिखनी है जिसकी ज़रूरत हो, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नहीं लिखेंगे। स्कूल में तो आपको कहा जाता था कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को कोट करें।
इसके अलावा ऑडियंस चेंज हो जाती है। स्कूल में जब आप लिख रहे होते हैं, आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है आपके टीचर के साथ, लेकिन काम पे जब आप कर रहे हैं तो आपकी एक लेटर जो है, वो एक जो मीमो, एक रिपोर्ट है, वो एक बंदे तक नहीं जानी। वो आपके अंडर काम कर रहे वाले लोगों के लिए भी है, वो आपके अपर डिपार्टमेंट के लिए भी है। तो आपने एक ही लेटर को इस तरह से लिखना है जिसमें आप तमाम लोगों को कवर कर रहे होगे। यहाँ पर उन्होंने आपके सामने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी है, जिसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वर्क में जो काम करते हुए आपके राइटिंग में और स्कूल में काम करते हुए राइटिंग में आपका क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, फ़र्ज़ करें नायला ने एक रिपोर्ट लिखी है और उसने रिकमेंडेशन दी है कि हॉस्पिटल का जो किचन है उसको बेहतर किया जाए। अब उसकी रिकमेंडेशन हो सकता है सुपरवाइज़र पढ़े, जिसको ये जानना है कि रिकमेंडेशंस क्या है। हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस मिस्टर अल्ताफ़ को पढ़े, जिन्होंने कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना है। चाहे हो सकता है मिस्टर चौहान पढ़े, जिन्होंने नई इक्विपमेंट्स लेकर आनी का ऑर्डर करना है। हो सकता है मिस सारा पढ़े। ठीक है, तो आपने एक लेटर लिखा है, अब वो बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी जाएगा, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास जाएगा, तो लिहाजा आपको वहाँ सबके सवालों के जवाब रेडी रखने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं? जो राइटिंग कम्युनिकेशन है, बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहले है मेमोस, बिजनेस लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस है, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है। इन सब पर आपके आने वाले अगले पूरे कंप्लीट चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑनरशिप, वो कह रहे हैं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिखते हुए आपकी ऑनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप, हो सकता है कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं इसमें 100% आपकी ऑनरशिप हो सकता है कि ये आपके एम्प्लॉयर की ऑनरशिप हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप एक लेटर या एक रिपोर्ट लिख रहे हैं अपने कस्टमर को। कस्टमर तो ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे फलां बंदे ने लिखे है, वो कहेगा मुझे फलां इदारे ने लिखे है। तो ये आपकी जो राइटिंग है वो आपकी राइटिंग नहीं है, बल्कि आप जहाँ काम कर रहे हो उस फिल्म की, उस जगह की कंप्लीट उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लिखते हैं और नीचे नाम किसी और का लिखते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे डिपार्टमेंट्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो खुद प्रपोजल्स नहीं लिखते, वो किसी से लिखवाते हैं जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं, राइटर्स होते हैं। वो लिखते हैं और नीचे वो साइन कर देते हैं। उस साइन का मतलब ये होता है कि ये मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। ठीक है, तो टू सक्सीड इन अ जॉब आपको सब चीज़ों में राइटिंग जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो राइटिंग करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हैं, कि आपकी राइटिंग जो है वो किसी को अफेक्ट तो नहीं कर रही होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर नायला एक प्रपोजल लिख रही है कि हॉस्पिटल का किचन मॉडिफाई करे, और वो प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर रही है जो पहले से मौजूद ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पर डाली हुई है। अब जो वो ऐसा करती है कि पहले ही वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखती है कि उसने ये ख़राब किया हुआ है, ये ख़राब किया हुआ है। तो अब क्या होगा कि पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले ही वहाँ पे मौजूद है, वो तो पहले से पाँव जमाए हुए है, वो तो ये प्रपोजल कभी पास नहीं होने देगी। तो इस तरह से आप अपने रीडर के सेंस को जानना है, उसकी सेटिस्फिकेशन बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ आप इम्प्रूवमेंट्स को सजेस्ट करें, ना कि आप बुराइयों को दिखाएं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि नायला का प्रपोजल अगर कंफ्यूज कर देता है रीडर को, तो फिर भी काम खराब होगा और वो काम नहीं कर पाएगी। तो आपका जो राइटिंग है वो कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। अब होता ये है कि रीडर जो है वो आपकी बात का मतलब निकाल लेता है अपनी मर्जी से। अब आपने तो एक इन्फॉर्मेशन दी है, अब उस इन्फॉर्मेशन को लेने के बजाय वो अपने आप से एक मतलब निकाल लेगा। अब वो मतलब हो सकता है उसके लिए एक नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, तो फिर सारा का सारा काम खराब होगा। इस चीज़ को आपने ख्याल में रखना है। रीडर्स रिस्पॉन्स एंड आर शेप्ड बाय द सिचुएशन। अब जो रीडर का रिस्पॉन्स है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्या जो बात आप कर रहे हैं किचन में इम्प्रूवमेंट पे बात कर रहे हैं, क्या ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसमें इंटरेस्ट है, इसका कोई, क्या इस कंपनी का इसमें कोई इंटरेस्ट है? अगर नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आपके साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मोमेंट टू मोमेंट बेसिस। अब रीडर जो है वो मोमेंट टू मोमेंट बेसिस करता है। हो सकता है एक पार्ट पर वो कहे ठीक है, दूसरे एक रिपोर्ट में आपने एक जो शिक है वो मान ले, दूसरी शिक वो ना माने, तीसरी शिक वो मान ले, चौथी शिक वो ना माने। तो इस तरह से वो मोमेंट टू मोमेंट रिस्पॉन्स करता है। तो अब आपने क्या काम करना है, आपने दो कम्युनिकेशंस लेनी है। एक कम्युनिकेशन आपने इंटरनेट से लेनी है। फ़र्ज़ करें आप जो है वो बनना चाहते हैं, एचआरएम डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, तो आप उसकी एक रिपोर्ट ले लें गूगल से, तो वो पढ़ें। फिर आप ऐसी राइटिंग देखें जो इनफेक्टिव हो, जो अच्छी ना हो, उसको देखें। फिर आप एनालाइज करें कि इसको अच्छा कैसे करना है, इसको बेहतर कैसे करना है। ये हमारा आज पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है। लगता है आपको बड़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं किसी फिल्म में, अच्छी कंपनीज में राइटिंग के लिए, तो
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है था और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, लिहाजा आपने सब लेक्चर्स लेने हैं। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।